गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू फॉर आवर पेपर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। पेपर की मैं बात करूं तो जितना ये हर बार परेशान करता है, इस बार उतना परेशान आपको नहीं किया होगा फॉर श्योर। थोड़ा सा इजी भी मैं इसको बोल सकती हूँ, बट मॉडरेट तक अगर बोला जाए तो बेटर रहेगा। मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट थे एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जिसमें एक केस स्टडी आपको मिल रही है। बाकी इतना पेपर को घुमाया नहीं गया है कि आप लोग उसे अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर बच्चे एग्जामिशन लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, दोनों केसेस हैं, पेपर अच्छा जा भी सकता है, हो सकता है किसी को इजी वाला पार्ट ही हार्ड लग जाता है, होता है कई बार, कोई बात नहीं। स्टिल आपका इतना तो अच्छा गया होगा कि आप इसमें 40 आई थिंक इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये पेपर फेल करने के लिए तो नहीं था, आई एम श्योर अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यूज। बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। ये एक केस स्टडी थी। आई वुड से कि मैं ये पूरी केस स्टडी पढ़ूं उससे ज़्यादा पहले तो मुझे इसका क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि इन्होंने पूछा क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, बहुत ईजी, बहुत ही ईजी। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, मतलब हम जो बेसिकली आज स्टॉक मार्केट में डीमैट में हमारी जो ट्रेडिंग चल रही है, इट इज़ ऑल इन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है। ये जो हम कर रहे हैं वही। कब ये शुरू हुई? हाउ फंड रेजिंग फॉर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन होता है आईपीओ के केस में, जिसमें आप लोगों को बोलते हैं कि आइए हमारे शेयर्स को खरीदिए। बट प्रोस्पेक्टस जो है वो बताते हैं जब कंपनी नई फॉर्म होती है। प्रोस्पेक्टस में आपके मोस्टली शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आपके जितने भी ये हैं डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, वो लोग। एंड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन इज फॉर जनरल पब्लिक। क्वाइट ईजी। हाउ द टू सिक्योरिटीज मार्केट मेंशन इन द केस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एलैबोरेट। फॉर दिस क्वेश्चन जिन दो तरह की सिक्योरिटीज़ की यहाँ बात हो रही है, एक वो जो ऑलरेडी लिस्टेड है जिनकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं थ्रू स्टॉक मार्केट, और एक वो जो एक आईपीओ के टाइम पे इनिशियल ऑफर दिया गया है, ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। ये दो सिक्योरिटीज़ यहाँ पे कवर होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ईजी है, दिखने में थोड़ा बोलूँगी मैं बड़ा लग रहा होगा, बट पेपर इज ईजी। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द पेनल्टीज फॉर गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस। A person who fails to maintain books of accounts as per the listing agreement or conditions या bylaws of stock exchange, या फिर आपने एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन और डिलीवरी कर दिया, आपको वो 1 लाख से 1 करोड़ वाली पेनल्टी याद आ रही होगी, काफ़ी बार बताई थी हमारी क्लास में। अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है तो ये मैंने इंपॉर्टेंट में भी टिक लगवाया था कि ये पेनल्टीज़ आ सकती हैं, एंड देख लीजिए यही पेनल्टीज़ आई हैं। तो अगर आपने अच्छे से रिविजन लेक्चर सुना था, आपने अच्छे से मॉक टेस्ट की तैयारी की थी, आपने क्लास में अटेंटिव होकर सुना था और मेरे इंपॉर्टेंट वालों को मार्क लगाया था, तो शायद ये क्वेश्चन भी आपके लिए ईजी टू गो होगा। What is the objective of its set is established। क्यों आया था? सेबी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के किसी भी रिकॉर्ड को उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसको सुनने के लिए। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में होते हैं अपने जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स, चेयरपर्सन्स, इजी। डज सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट फॉर विच एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर सेबी एक्ट? ऑब्वियसली नो। अगर कोई एक्ट सेबी में आ गया तो उसमें कोई और कोर्ट बीच में नहीं आता। स्पेशल कोर्ट क्यों आते हैं? स्पीडी ऑफेंसेस को ट्रायल करने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। एक स्टार्टअप है जो वर्क कर रहा है इनोवेशन में। जैसे ही मैं सुनती हूँ स्टार्टअप, मुझे कहीं ना कहीं एमएसएमई ध्यान आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाली कंपनी। ओके, 5 साल हो चुके हैं इनकॉर्पोरेशन को। क्या ये एसएमई के ऊपर लिस्ट किया जा सकता है? देखिए, आपका जो टर्नओवर है वो 5 साल का दिया हुआ है, एवरेज 25 करोड़। अगर उससे कम है तो यू कैन गो, अगर उससे ज़्यादा है तो यू कैन नॉट। अगेन अ इजी क्वेश्चन, अगर आपको लिमिट याद है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है और इसको क्यों इंक्रीज किया जा सकता है? क्योंकि हो सकता है कि नहीं की तो फ्रॉड हो जाएगा। तो मिनिमम 20%, 25%, वही वाली लिमिट्स। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग भी वही अगेन। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, मिनिमम शेयर होल्डिंग से अलाउड है, याद करिए, पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रूल बात करता है कि आपको मिनिमम 25% रखना होता है एज अ पब्लिक शेयर होल्डिंग, और अगर आप एक नई कंपनी है तो आपको 3 साल का मौका दिया जाएगा। 3 इयर्स के अंदर आपको इसे लेकर आना है। 3 इयर्स के अंदर 25 की लिमिट को लेकर आना है। अगेन थोड़ा सा मैं बोलूँगी, अगर सेक्शन नंबर पे ग्रिप नहीं है तो ये एक क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट ना हो पाए, उसके अलावा ये ईजी था। Financial market intermediaries are service providers and are integral part of financial system. Elucidate and mention the primary market intermediaries and secondary market intermediaries. बहुत easy question, बहुत easy questions.
व्हेन द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज आर रिजेक्टेड। आपकी कब कब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? जब भी आपने फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कुछ किया होगा, आपके माइंड में वह था, अगर वैसा आपने आंसर लिखा है तो भी मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो इंटरमीडियरीज हमारे पास बहुत सारे थे। प्राइमरी यानी आईपीओ वाला मार्केट एंड सेकेंडरी वाला यानी स्टॉक मार्केट, दोनों में अलग अलग है। मर्केंट बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, कस्टडियंस हो गए, ये सारे हमारे इंटरमीडियरीज हैं। उनमें से कुछ नाम आपको लिख कर आने थे, बहुत ईजी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हैव अज्यूम प्रोमिनेंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम। क्या आज आईएफएससी कंपनीज बढ़ी हैं? बिल्कुल। आईएफएससी कंपनीज क्यों ज़रूरी है? बिकॉज फॉरेन की कंपनीज को इंडिया में बेनिफिट देने के लिए। एंड सेकेंडली क्वेश्चन इज क्या डोमेस्टिक इकोनॉमी भी ऐसी कंपनीज होनी चाहिए? हाँ, अगर हम डोमेस्टिक कंपनीज को ही फॉरेन कंपनीज जितना फ़ायदा देने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली ग्रो करेगी। मोर एंड मोर कंपनीज विल कम एंड ट्रेड हेयर। तो ये क्वेश्चन भी मैं बोल सकती हूँ दिस वन वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन। मैम आप इजी बोले जा रहे हो, सब इजी नहीं होता है। मेरे इजी का मतलब सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है कि तुम इसे लिखकर आए होंगे। प्रोफेशनल पेपर्स आर नेवर इजी। मेरे वर्ड्स पे वैसे मत जाओ कि मैम आप बैठते पेपर में तब पता चलता। आई कैन अंडरस्टैंड 3 घंटे में उस प्रेशर को झेलना बहुत बड़ी बात है। इवन वो प्रेशर होता है जब तुम ABCD भी भूल सकते हो। आई नो, मैं भी उसी स्टेज से गुजरी हूँ तो मैं समझती हूँ। मैं इजी बोल रही हूँ सिर्फ इसलिए कि पेपर उस लेवल का टफ नहीं है कि मैं बिल्कुल अटेम्प्ट ही ना कर पाऊँ। शायद थोड़ा थोड़ा भी तुमने पढ़ा होगा ना, तुम लिख कर आए होंगे एंड आई एम श्योर मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी मेरा इसको ईजी बोलने का कोई मोटिव नहीं है। ओके, द पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर और डिसीजन ऑफ RSE और एनी अदर मेड बाय SEBI में प्रिफर एन अपील टू द सेट। क्या ये सही है? बिल्कुल। हमने 2 पढ़ा था कि SEBI के ऑर्डर के अगेंस्ट या फिर AO एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट वी कैन गो टू सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। 45 डेज वाला प्रोविजन भी अगर आपने लिख दिया होगा तो आपको यहाँ फिर से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Private equity funds usually invest in more illiquid assets. Companies are source of investment capital. Private equity comes from high net worth individuals. आपको बताना था what is the procedure for making application and recognition of stock recognized stock exchange. मुझे अगर recognized stock exchange बनना है तो firstly I have to register with SEBI, then I have to form a company because corporate form is compulsory. हम लोग फिर कुछ document submit कराते थे, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे लिख के आनी थी. What is the purpose of informal guidance? Who are the persons making requests for informal guidance? What are the forms in which informal guidance is sought? What is the time period within which the request may be disposed of by SEBI? ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन याद आ रहा होगा। 2 तरह के लेटर्स थे, नो एक्शन लेटर एंड ट्रांसपरेटिव लेटर। क्या होता था इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम? मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं SEBI को अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे इसका इंटरप्रिटेशन चाहिए, और वो मुझे बता देते थे कि कैसे मतलब वो क्या बताना चाहते हैं। कोई प्रोविज़न, कोई रेगुलेशन, कोई लॉ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन अप्लाई टू SEBI कि ये हमें समझा दीजिए। वो आता था इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम में। कौन कौन कर सकता है? इसमें एक वर्ड अगर आपने लिखा होगा ना कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन विद SEBI, तो आप ठीक हैं, ये लोग जा सकते हैं। ओके, कितने पीरियड में जा सकते हैं? अगेन इजी क्वेश्चन। और कैसे इनफॉर्मल गाइडेंस आती है? 2 तरह से। नो एक्शन, जब वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आपको इंटरप्रेट करके दे देंगे कि हाँ ऐसा था। और एक वो जिसके अंदर वो एक्शन लेते हैं, आपने जो पूछा उसका वो पूरा बताते हैं आपने क्या पूछा। अ डिपॉजिटरी इंटरफेसेस विद इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। DP कौन होते हैं? DP क्या क्या करते हैं? और डिपॉजिटरी कस्टडियन से कैसे डिफरेंट है? डिपॉजिटरी जो होती है वो आपका प्रोसेसिंग वाला काम करती है, यानी कन्वर्जन कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल में, फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में। कस्टडियन हमेशा जिस फॉर्म में आप उसको शेयर देंगे ना, वो उसको एज अ कस्टडी रखेगा। कोई चेंज करने का राइट कस्टडियन के पास नहीं है। डिपॉजिटरी के पास ज़्यादा पावर्स हैं, कस्टडियन के पास कम है। अगेन मैंने ये क्लास में डिस्कस कराया था कि कस्टडियन और डिपॉजिटरी में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप अपने बिजनेस में IPO लाना चाहते हैं तो IPO की एलिजिबिलिटी कंडीशंस वो नेटवर्थ वाली, नेट प्रॉफिट वाली, कितने साल से तुमने क्या नहीं किया होगा, मतलब कुछ गलत नहीं किया हो, यू हैव नॉट मेक एनी डिफॉल्ट इन द पास्ट पेमेंट्स, वो सारी बातें लिखनी थी। और अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट नहीं करते तो आपके पास एक ऑप्शन B था जिसमें आपके पास 75% QIB के थ्रू होना चाहिए। अगर आप ये लिख कर आए हैं तो मान के चलिए मार्क्स आ जाएंगे। मैम हमें सेकंड पार्ट नहीं आता था, नो इश्यूज, इसके 2 नंबर तो इजीली मिल सकते हैं, बहुत बार रटाया हुआ है। म्यूचुअल फंड का बहुत इजी क्वेश्चन है ये। NAV क्या होता है? आप बता दीजिए। NAV क्या है? जैसे शेयर की वैल्यू निकलती है वैसे NAV की वैल्यू निकलती है। ओके, NAV का कैलकुलेशन कैसे होता है? तुमको वो फॉर्मूला लिख के बताना था।
असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ये तुम्हारे हो गए नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तुम्हें मिल जाता था एनएवी। याद करिए, बताया था, 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे, उनमें से ये बहुत इजी था क्वेश्चन। और एनएवी इस वाले फंड की कैसे आएगी? पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है, 8 मिलियन ओ किया मतलब ये लाइबिलिटी है, 2 मिलियन आपकी लाइबिलिटी है, 5 मिलियन आपके शेयर्स हैं, ठीक है। 240 में से तुम्हें पहले 10 हटाना पड़ेगा, 230 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिएगा, अगेन नॉट अ बिग डील। यह हो गई होगी आपकी एनएवी। ABC is a listed entity having board of directors. As a company secretary, you have to suggest about the composition and role of audit committee. Audit committee कैसी हो? जिसमें independent director होना चाहिए. All of them must have financial expertise and all of them must be able to read and write the financial statements. ये सब बातें लिखनी थी. रोल क्या था ऑडिट कमेटी का? ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, या फिर आप कैसे काम करेंगे आगे, ये सारी बातें, मतलब उनका रेम्यूनरेशन, इसके अलावा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसका ओमनिबस अप्रूवल, क्या आपकी कंपनी में चीज़ें सही से हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चेकिंग करना था ऑडिट कमेटी का काम। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, CEO डिजायर्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते थे? खून पसीने की मेहनत वाले हमारे शेयर्स। यू बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी टू एम्प्लॉइज, मैक्सिमम क्वांटम एंड प्राइसेस ऑफ शेयर्स अंडर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों इशू होते हैं, उनका मैक्सिमम प्राइस कितना रखना है, बताया हुआ है क्लास में, हो सकता है एग्जाम में याद नहीं आया हो, बट करवाया था, बताया था कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है, एंड हु आर ऑल एलिजिबल टू गेट द स्वेट इक्विटी शेयर्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इज फॉर एम्प्लॉय। स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलता है जब तुम्हारी मेहनत लगी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई लगी है, तुम कंपनी के डायरेक्टर्स हो मोस्टली, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CIS स्कीम से, व्हाट इज द एक्शन टू बी इनिशिएटेड बाय सेबी ऑन शीबू लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर्स। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ मुझे नजर आ रहा है, शीबू लिमिटेड एंड डायरेक्टर्स ने क्या किया है, बहुत सारी पैसे ले लिए हैं जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को मान रहे हैं, ओके मतलब पूरी हो रही है एलिजिबिलिटी, बट उन्होंने नहीं लिया रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्टली तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप एज अ म्यूचुअल फंड एज अ CIS काम कर रहे हैं तो आपके पास CIS का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी हमें पता है। अगर आप कोई भी पूल ऑफ फंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हाँ जी, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, advise the board regarding conditions and procedures for delisting where exit opportunity is not required and conditions and procedures where exit opportunity is required। दोनों तरीके तुमको बताए थे। एक था तुम्हारा वॉलंटरीली, जब तुम कंपनी को छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है अपने शेयर होल्डर्स को कि वो एक प्राइस के ऊपर अपने शेयर्स को बेच के जाएं, बट इंसॉल्वेंसी वाले प्रोविजंस आपके ऊपर अगर लगे हुए हैं या वाइंडिंग अप में आपकी कंपनी चल रही है, उन केसेस में आपको ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना होता। An investor buys shares in a mutual fund for 400. At the end, he distributes dividend and after distribution NAV आ रहा है 46.8। आपको निकालना है इन्वेस्टर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो इतनी आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, नेट एसेट वैल्यू में ऐड करना होगा डिविडेंड को, तुम्हारा प्री वाला वैल्यू आ जाएगा और तुम्हारा टोटल कैसे कंपेयर करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय क्लोज ओपनिंग, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। फिर एक अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस पेपर की जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना, तुम्हें इन्होंने 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब यू कैन स्कोर इजीली 5 to 15 मार्क्स। अगर आप प्रैक्टिकल सही करते हो, मार्क्स कहीं नहीं जाते, थ्योरी में कट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो तुम्हें यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया ना, यू हैव अ चांस कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे। इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट की तारीफ ज़रूर करूँगी कि यू कुड डू इट। नेक्स्ट आपको एक और दिया हुआ है, दिस वन, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर्स। एक प्रैक्टिकल और था बायबैक ऑफ शेयर्स का। हाँ, यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक। आपको कैसे करता है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और कितना ऑफर प्राइस पे जाएगा। हमें अगेन दो चीज़ें देखनी होती थी, आपका फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का 25% से ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इनका 25% से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। आपको कैलकुलेट करके दिखाना था, करके आ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी अगेन। जैसे कि पेनल्टी हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग में लगती है, ऑलमोस्ट सेम वैसी पेनल्टी हमारे यहाँ पे भी लगती है। यहाँ पे क्या हुआ है, सरला लिमिटेड एक कोई कंपनी है, कमला जो है उनकी CFO है, उन्होंने कंपनी के सिक्योरिटीज़ में डील करा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, ओके, उसके बेसिस पे, और रॉन्ग गेन कमाया। क्या ये सही था? नहीं। अगर आप कोई रॉन्गफुल गेन कमाते हो यानी कि आप फ्रॉड की डेफिनेशन में फॉल कर जाओगे। फ्रॉड की डेफिनेशन में फॉल कर जाओगे तो जितने तुम्हारे ऊपर पेनल्टीज इनसाइडर ट्रेडिंग में लगती हैं वो सेम पेनल्टीज तुम्हारे ऊपर यहाँ पे भी लग जाएंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज एंड मैनर ऑफ समन्स एंड नोटिस इशूड बाय सेबी। बिल्कुल, जितनी बातें वहाँ थी यहाँ भी लगेंगी। तुम्हारे ऊपर 25 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी, फ्रॉम 5 करोड़ टू 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ गेन्स मेड, यानी कि तुमने जितना भी गेन कमाया उसका 3 टाइम करेंगे, विच एवर इज़ हायर, कि आपके ऊपर यहाँ पे लग सकती है पेनल्टी। आपको ये बताना होगा, जो नोटिस इश्यू होंगे वो आपको यहाँ सब ऐसा कवर करना होगा। ये चैप्टर आपका सेम इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा है, तो तुम्हें वो तो याद है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छे से आता होगा। तुम अगर वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ लिख कर आ गए ना तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपकी ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या होती है? ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ हमारी वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि हमने पैसा क्यों उठाया हुआ है, हमने वो पैसा क्यों उठाया है ताकि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएं दैट इट विल गिव अस गेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन सिक्योरिटीज़। मतलब तुमने वो पैसा किसी एनवायरमेंट रिलेटेड जगह लगाया तो वो तुम्हारी ग्रीन डेट सिक्योरिटी थी। नेटवर्थ हमको पता है क्या होती है, तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स, तुम्हारा नेटवर्थ होता है। ट्रांसफ़र एजेंट जो ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, तुमने शेयर इससे उसको ट्रांसफ़र किया तो यू हैव अ रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट हु विल चेक कि कंपनी के जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो सही हुए या नहीं हुए। असेट मैनेजमेंट कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन में पढ़ाया था, असेट को मैनेज करने का काम करती है। सारे असेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज़ में इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, कैसे आगे प्रोसीड करना है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी बताती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा वो प्रोस्पेक्टस है जिसमें दो चीज़ें नहीं होती है, या तो अमाउंट नहीं लिखा होगा या नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा होगा। तो तुम्हें एक रेंज दी होती है, आपको निकालना होता है कि कैसे आएगा। कंपनी लॉ में भी तुम्हारे कवर हुआ है, तो ये तो तुम पक्का सही करके आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये मैंने बहुत अच्छे से सिक्योरिटाइजेशन में डायग्राम बना बना के बताया था, ईजी था ये क्वेश्चन। यहाँ तक ट्रांसफर एजेंट आपको आता होगा, और नेटवर्थ तो हमें 11th से पता है, हम लिख सकते थे। ग्रीन डेट सिक्योरिटी शायद किसी को ना आता हो, बट it was quite easy and you were able to manage, ऐसा मैं मानती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर पी वॉज वर्किंग एज MD, इनके पास चेयरमैनशिप है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेंबर ऑफ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है। एक पर्सन कितनी कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर रह सकता है? 10 कंपनीज एंड 5 का चेयरमैन रह सकता है, ये हमने पढ़ा, ओके। बट यही लिमिट हो गए, कम कब हो जाएगी? अगर आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब होल टाइम डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, तो वो कंपनीज रिड्यूस होकर अप टू 3 रहती हैं। आपको ये वाला प्रोविजन यहाँ लिख कर आना था। LODR से आपका ये क्वेश्चन, XYZ इज़ अ लिस्टेड कंपनी, इसके अंदर सारी कमिटीज़ हैं, 6 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 5 इंडिपेंडेंट है। मीटिंग के अंदर 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, एक एग्जीक्यूटिव एंड एक इंडिपेंडेंट। आपको बताना था कोरम फॉर द ऑडिट कमिटी मीटिंग। कोरम होता था ऑडिट कमिटी का, वो हमारा कोरम था 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, जिसमें से मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, एक ही है, तो हम बोलेंगे कि दिस वाज नॉट वैलिड, आपको ये बता के आना था। फिर एक कंपनी है जिसका आपको फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है और आपको बायबैक बताना है। देखो, अगर तुम्हारा बायबैक अप टू 10% है तो हम पास करते थे बोर्ड रेजोल्यूशन, उससे ऊपर अगर जाता है तो वी यूज टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप 8% तक कर रहे हो तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू पास कर सकते हो। बट क्या सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे? नो मैम, नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा और यहाँ पे लिबरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12% ले रहे हो कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का, तो आपका फिर SR वाला प्रोविजन लग जाएगा। दोनों तुम्हें लिमिट्स बतानी थी, एंड आप अप टू 25% करते हो, बायबैक कर सकते हो, ये भी तुम्हें यहाँ पे लिख कर आना था। ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ इतना घुमाने वाला था नहीं। तो मैं ओवरऑल बताऊं तो यह पेपर वॉज मॉडरेट बट लेंदी, और इतना लेंदी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही ना। पेपर अगर इजी आ रहा है तो मान के चलो लेंदी देगा इंस्टीट्यूट, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है तो उसके साथ लेंदी आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आई रियली विश कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे के पेपर्स भी अच्छे से देने हैं, कोई पेपर ख़राब हो भी जाता है ना तो उसको लेके टेंशन नहीं लेने का, हम आगे कवर अप कर लेंगे।
ये गेम सिर्फ 1 या 2 पेपर का नहीं है, हमारी जंग सारे पेपर्स की है, अच्छे से सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच।